तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के यहाँ पर 222 प्रश्नों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपसे पूछा गया, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? चालक के पदार्थ पे करता है, लंबाई पे भी करता है, क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल के विपरीत इस पर भी करेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पर चालक की तीव्रता, चालक की आर्द्रता, चालक की आर्द्रता पे निर्भर नहीं करता है। याद रखिएगा, क्योंकि प्रतिरोध का फार्मूला हमने पढ़ा होगा, R = होता है रो एल अपान ए। यहाँ पे देखिए लंबाई में भी कर रहा है, एरिया में भी कर रहा है, ठीक है ना, और पदार्थ के मटेरियल पे भी करेगा, लेकिन चालक की आर्द्रता पे आपका नहीं करता। याद रखिएगा, विकल्प नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया आपके सामने सेकंड नंबर, और यहाँ पर बताइएगा, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग जो है भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है। आपको यहाँ पर कमेंट करना है, आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों पीजोमीटर। क्या हो जाएगा? पीजोमीटर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी सभी का आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी सभी का आ रहा है। यहाँ पर पीजोमीटर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर बताइएगा किस सिद्धांत नियम पे कार्य करता है? कई बार प्रश्न आपका पूछा गया है। आपको कमेंट करना है कि लैक्टोमीटर जो आपका है ना किस सिद्धांत पे कार्य करता है। कमेंट करिएगा, राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए लैक्टोमीटर के बारे में देखिए पूछा गया है, आपको कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर कह रहे हैं सर बिल्कुल सही जवाब है ना, ऑप्शन नंबर कह रहे हैं डी नंबर लगा दीजिए। लैक्टोमीटर से क्या करते हैं, दूध की शुद्धता मापते हैं ना, बिल्कुल बात सही है। और ये जो आर्किमिडीज के सिद्धांत, बिल्कुल किस सिद्धांत पे कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है कि एल्युमिनियम की जो मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है, आपको बताना है यहाँ पे आंसर क्या होगा। एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक जो प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का अगर आपका जवाब अगर आ रहा है ऑप्शन नंबर, हाँ 4 नंबर का देखिए अगर जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, 4 नंबर पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। 4 नंबर बताइए, एल्युमिनियम की जो मोटी ऑक्साइड परत बनाने की जो एक प्रक्रिया है ना, इसको हम एनोडाइजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग बोलते हैं। विकल्प आपका ए नंबर यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, बताइए तारों के चमकने का कारण क्या है? 5 नंबर बताइएगा, जो तारे आपके चमकते हैं ना, इसका रीजन क्या है, आपको बताना है कि तारों के चमकने का कारण क्या है। चलिए कमेंट करिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 5 नंबर में। 5 नंबर में भैया इसका आंसर हो जाएगा तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया, आपको यहाँ पर जवाब देना है कि ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है, तो इसका नाम क्या है। देखिए ज्योति तीव्रता जो है इसका आप जो मापते हैं ना, इसको बताइए किस में मापते हैं, तो कैंडेला में मापते हैं। याद रखिएगा कैंडेला में मापते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका है। कैंडेला कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा एक एंगस्ट्रॉम बराबर आपका कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर होता है। ये भी आपको याद रखना, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर आपका होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर बताइएगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन सी भैया विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है। देखिए विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई हमने पूछा है, यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा 7 नंबर में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा किलोवाट आवर होता है। किलोवाट आवर क्या होता है आपका, विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई होती है KWH, जिसे आप कहते हैं। क्या कहते हैं, KWH आपने नाम सुना होगा, इसी को हम कहते हैं किलोवाट आवर। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक कपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगें जो होता है ना, तरंग गति का एक उदाहरण है। कौन सी भैया उदाहरण है, कौन सी तरंग गति का है, आपको बताना है। 8 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पे कमेंट करिएगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए 8 नंबर का जवाब ऑप्शन नंबर कह रहे हैं अनुदैर्ध्य, बिल्कुल सही आंसर है। जिनका भी अनुदैर्ध्य आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है आपका, याद रखिएगा। विकल्प आपका बी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसी पिंड के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। किसी पिंड के कार्य करने की जो क्षमता होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, कमेंट करिएगा। किसी पिंड के कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। एक प्रश्न आपका और आता है, कार्य करने की दर। याद रखिएगा क्या पूछेगा, कहेगा कार्य करने की जो दर है ना, उसे क्या कहते हैं।
कार्य करने की जब दर पूछेगा तो आप कहेंगे शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। हाँ, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और ऊर्जा की जो एसआई इकाई होती है क्या होती है? याद रखिएगा, ऊर्जा की जो एसआई इकाई होती है ना, एसआई इकाई जो होती है, ऊर्जा की जो एसआई इकाई होती है क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है ना, जूल होती है, याद रखिएगा, जूल। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा इंसुलेटर जो है ना, यहाँ पर उदाहरण है, विश्वासावा का लिखा है ना, इंसुलेटर का उदाहरण है। तो इंसुलेटर का उदाहरण बताएंगे कौन सा है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो आपका जवाब दिया गया है 10 नंबर में, हीरा। हीरा आपका क्या है? इंसुलेटर का उदाहरण है। विकल्प आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, प्रकाश वर्ष का एक माप है। देखिए प्रकाश वर्ष का एक माप पूछा गया है, तो प्रकाश वर्ष किसके द्वारा मापा जाता है? प्रकाश वर्ष देखिए है क्या? प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, है ना। प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। किसका होता है भैया? खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन लिखा है, एक माप है, किसका है? तारकीय दूरी, खगोलीय दूरी, वही बात है ना। कहीं खगोलीय दूरी लिखा होगा, कहीं तारकीय दूरी लिखा होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। एक जो हार्स पावर होता है दोस्तों, याद रखिएगा, 746 वाट के बराबर होता है। कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है, याद रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से बताइए कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? देखिए इंद्रधनुष के 7 रंगों में से कौन सा नहीं है ना? इंद्रधनुष के 7 रंगों में से कौन सा रंग नहीं है? हाँ, कौन सा रंग नहीं है आपको बताना है। तो विव ग्योर आप पढ़े ना, इसमें सफेद नहीं होगा, सफेद। तारों का रंग भैया किस पे निर्भर करता है? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? 14 नंबर बताएंगे। तो तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है भाई। किस पे निर्भर करता है? तापमान पे करता है, याद रखिएगा। तापमान यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, तापमान पे आ रहा है भैया, सभी का जवाब आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, तापमान पे करता है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर देखिए 15 नंबर बताइएगा कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा पदार्थ का एक ध्वनिक, मतलब पदार्थ, कौन सा पदार्थ एक है ध्वनिक पदार्थ? ध्वनिक का मतलब होता है जिसमें आवाज वगैरह आएगी, तो आप कहेंगे सर लोहा। लोहा आपका क्या है? आपका ध्वनिक पदार्थ हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? सिंपल सी बात है, बिजली का प्रवाह जो होगा ना सर्किट में कब होगा? जब आप स्विच चालू कर देंगे, स्विच चालू होने पर आपका होता है ना। बिल्कुल सही आंसर आपका है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है ना? प्रतिरोध की देखिए एसआई इकाई आपको बताना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? प्रतिरोध की एसआई इकाई बताइएगा। देखिए एक आयतन की एसआई इकाई पूछ लेता है कई बार। आयतन की एसआई इकाई क्या होता है? घन मीटर होता है। आयतन की एसआई इकाई क्या होता है ना? आयतन की एसआई इकाई क्या होता है? कोई बता सकता है? आयतन की एसआई इकाई क्या होता है? तो आप कहेंगे सर घन मीटर होता है। क्या होता है? घन मीटर होता है। आयतन की एसआई इकाई आपका होता है घन मीटर होता है। हमने प्रतिरोध पूछा है, ठीक है ना। ऊर्जा की एसआई इकाई जूल होता है। प्रतिरोध का मात्रक किसमें मापते हैं भैया? ओम में। रेजिस्टेंस किसमें मापते हैं? ओम में मापते हैं ना। करंट का मात्रक एम्पियर होता है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइएगा, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। चालक की हम बात कर रहे हैं, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, इसमें धारा वाहक कौन होंगे? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको आप मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही करंट फ्लो होती है, याद रखिएगा। बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? अभी हमने बताया था प्रकाश वर्ष क्या करते हैं भैया? दूरी मापते हैं ना। बिल्कुल सही है, खगोलीय दूरी मापते हैं। अब आपसे पूछा गया है आंसर क्या होगा? 19 नंबर। तो एक वर्ष में क्या होता है? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई जो दूरी होती है ना, उसी को हम प्रकाश वर्ष की क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं, याद रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाए। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आपका पूछा गया था, प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? यहां लिख दे रहे हैं, प्रतिबल की एसआई इकाई क्या? पेपर में पूछा गया प्रश्न है आपका। अभी हाल ही में प्रश्न आया था पेपर में कि प्रतिबल की भैया एसआई इकाई क्या? ये पेपर का पूछा हुआ प्रश्न है ना। प्रतिबल की एसआई इकाई क्या? दोस्तों याद रखिएगा, इसकी आपकी क्या होती है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को हम प्रतिबल कहते हैं ना। इसका एसआई मात्रक क्या होता है?
इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। ऑप्शन पेपर में जब आया था तो उसमें ऐसे ऑप्शन दिया गया था, प्रतिबल की इकाई क्या है, जूल है, पास्कल है, बोल्ट है, वाट है, तो उसमें पास्कल एक ऑप्शन दिया था। न्यूटन पर मीटर तो होता ही है, इसी को हम पास्कल भी कहते हैं। तो याद रखिएगा प्रतिबल की इकाई क्या होती है, पास्कल होती है। ये पेपर का पूछा हुआ प्रश्न था आपका। अगला प्रश्न आपको बताना है, यहाँ पर 20 नंबर आपके सामने है, लिखा हुआ है समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों की जो बीच की दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा कौन सा एक रूप चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है, 21 नंबर बताएंगे। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा केमिकल एनर्जी, जिसे आप रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न बताइए, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है, 22 नंबर बताइएगा। 22 नंबर का जवाब आपका क्या होगा, यहाँ पर गतिज ऊर्जा होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, बताइए कि सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या होता है। देखो इसमें कई सारे मतलब यूनिट पूछता है। एक तो आपसे पूछेगा सुपरसोनिक स्पीड है ना, और एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। देखो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इससे ये तो फ्रिक्वेंसी का मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक है, इसको तो कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है, ये तो सभी को पता ही होगा। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होता है ना, बिल्कुल, ये तो चलो क्लियर है, कोई बात नहीं। अच्छा, रिएक्टर क्या होता है, रिएक्टर आप जानते ही होंगे, ये भूकंप तीव्रता का पैमाना है। किसका है, भूकंप तीव्रता, भूकंप तीव्रता का भैया क्या है, पैमाना है, ठीक है ना। अच्छा, अब नॉट बचा है, नॉट क्या है, ये भैया ये एक चाल का ही मात्रक है, जो समुद्री मील जो होता है ना प्रति घंटा के बराबर होता है। एक तरीके से चाल स्पीड को मापता है, ये चाल को, ठीक है ना। अच्छा, मैक आपका बचा, मैक ही आपका है क्या, देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है क्या। हाँ बहुत बढ़िया, मैक होगा। याद रखिएगा सुपरसोनिक स्पीड का मापने का यूनिट मैक है। और एक और प्रश्न इसी बनेगा, पराध्वनिक गति का मापांकन, लिख दे रहा है यहाँ पर, प्रश्न पूछा गया है पेपर में, लिखा था पराध्वनिक गति का, पराध्वनिक गति का मापांकन, गति का जो मापांकन है वो किससे होता है, तो ये भी आपका मैक होगा। ये पेपर का पूछा हुआ प्रश्न है जो हमने अभी लिखा है। पराध्वनिक गति का मापांकन पूछेगा तो मैक बताइएगा, सुपरसोनिक स्पीड पूछेगा ना तो वही चीज है, इसको भी आप क्या बोलेंगे, मैक। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से बताइए किस आवृत्ति की ध्वनि जो है मनुष्य के द्वारा श्रव्य होगी। मनुष्य हमारी जो आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 जो हर्ट्ज होती है ना, उन्हीं को हम सुन सकते हैं, सभी को पता है। और इसी को हम 20 किलो हर्ट्ज भी कह देते हैं। 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं। और सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपका 100 हर्ट्ज वाला ही हम सुन सकते हैं। विकल्प आपका सी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है, 25 नंबर आपको बताना है। ये करती है भैया आपका, हाँ यहाँ पर कमेंट करिएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पे कमेंट करिएगा, करेक्ट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए, हाँ सर कह रहे हैं पास्कल जो आपने बताया था वो दाब की भी इकाई होता है। हाँ दाब की भी होता है पास्कल, बिल्कुल बात सही है आपका, पास्कल दाब का भी यूनिट होता है। बताइए ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर 26 नंबर बताइएगा, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग जो है अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है ना। 26 नंबर बताइएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो 26 नंबर का जवाब हो जाएगा कैलोरीमीटर। क्या होता है, कैलोरीमीटर। वायुमंडलीय दाब आपका बैरोमीटर से मापा जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर था आपका, दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। अच्छा, दीवार से देखिए पूछा गया है कितनी चाहिए, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो दीवार के लिए आपका होता है 17.2 मीटर होता है। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाए। कई बार ऑप्शन में 17 मीटर दे देगा, तो 17 मीटर वाला ऑप्शन आपको लगा देना है। ध्वनि का बताइए किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है। ध्वनि हमारी जो है निर्वात में नहीं जा सकती है, बाकी सब जगह जा सकती है। ध्वनि को जाने के लिए हमको माध्यम की जरूरत पड़ती है। किस तापमान पर पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है, 29 नंबर बताइएगा। किस तापमान पर पानी का जो घनत्व है सबसे अधिकतम होता है, तो इसकी वैल्यू याद रखिएगा जो दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी घनत्व आपका अधिक होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने से, नमक को अगर बर्फ के साथ मिलाएंगे तो हिमांक क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। तो ये आपका घटता है, क्या है, घटता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है।
पर्दे पर उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से अगर ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है। तो इसमें क्या होगा, वस्तु की जो आपकी छवि होगी ना, वस्तु की जो पूर्ण छवि तो प्राप्त होगी, परंतु उसकी तीव्रता क्या होगी, तीव्रता आपकी क्या होगी, कम हो जाएगी। याद रखिएगा, विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर आपका सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि समुद्र जल के जो नीला रंग होने का क्या कारण है? 32 नंबर बताइएगा कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। कई बार हमने बताया है। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं 32 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। पानी द्वारा जो रोशनी का जो छितराव होता है प्रकीर्णन की वजह से होता है। प्रकीर्णन लिखा हो या छितराव लिखा हो तो बात एक ही है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। प्रकीर्णन को ही प्रकाश का मतलब छितराव कहिए, फैलाव कहिए, बिखरना सब वही है। प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। 33 नंबर बताइएगा। प्रकाश वर्ष के एक पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा अपारदर्शी। क्या होगा? अपारदर्शी। यहाँ पे क्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा उपकरण जो है आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा कन्वर्ट करता है? तो आपका ऑप्शन दिया इलेक्ट्रिक मोटर। हम मोटर में क्या होता है, बिजली की सप्लाई देते हैं और वहां पे हमारा मैकेनिकल वर्क होता है, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल सही है। और जो जनरेटर आपका होता है वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये उल्टा होता है, याद रहेगा आपको। ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? ये करता है विद्युत ऊर्जा में। यही काम डायनामो का होता है। डायनामो भी यही काम करता है, कई बार पूछ लेता है। डायनामो आप ट्रेन में देखे होंगे ना, लगा होता है, वो यही काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्टकारी क्या होता है? ये दोस्तों क्या करता है, ये आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही था। परिवर्तक यानी ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? ट्रांसफार्मर की हम बात कर रहे हैं। 35 नंबर। ये करते हैं भैया आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करते हैं। विकल्प आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। फ्यूज एक विद्युत परिपथ यानी लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है? अच्छा, फ्यूज जो आपने देखा होगा सर्किट में पहले लगा दिया जाता है, जब भी कभी लाइट वगैरह या सप्लाई ज्यादा बढ़ती है ना, उसको बोलते हैं अतिभारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। सर्किट में बताइए कि विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अगर हमें विद्युत की उपस्थिति का पता लगाना है तो बताइए कौन से उपकरण का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट। एमीटर से करंट मेजर करते हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। ये मात्रक होता है करंट का, इससे मेजर किया जाता है। गैल्वेनोमीटर से करंट को मापते हैं, ठीक है। वो मात्रक है आपका एमीटर। बताइए कौन सी युक्ति जो है आपका, एम्पियर। एम्पियर होता है ना करंट का मात्रक। बताइए कौन सा भैया युक्त जो है विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने काम आती है? 38 नंबर। श्रेणी क्रम में जोड़ने काम आता है। तो ये जो आपके जो संयोजन तार होते हैं ना, ये कैसे जुड़े होते हैं? आपके श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तार वगैरह आप देखे होंगे, है ना। ये कैसे आते हैं? श्रेणी क्रम में तो आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। पहले सप्लाई होगी लाइट की, फिर उसके आगे और आगे आएगी, वो सब सीरीज में ही रहता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? याद रखिएगा, बिजली के जो बल्ब का फिलामेंट होता है ना, वो किसका बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है। इसका गलनांक लगभग 3400 के आसपास होता है डिग्री सेल्सियस, जो कि मान के चलिए कि सबसे मतलब गलनांक ज्यादा होगा तो टंगस्टन यूज करेंगे बिजली का बल्ब जो फिलामेंट होता है। अगला प्रश्न बताइएगा, विसर्पी घर्षण क्या होता है? 40 नंबर बताइएगा। विसर्पी घर्षण किसे कहते हैं? आपको कमेंट करना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर 40 नंबर का जवाब आ चुका है। कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर लगा दीजिए। सीमित घर्षण से क्या होता है? थोड़ा कम होता है, ठीक है ना। जो सीमित घर्षण होता है उससे क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए। घर्षण के संबंध में बताइएगा इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है। देखिए घर्षण के बारे में आपको बताना है, इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है। चलिए कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। हाँ, घर्षण के बारे में देखिए आपको बताना है इनमें से आपका कौन सा प्रश्न आपका सही है। लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए इसके पहले जो प्रश्न आपका था, यहाँ सीमांत घर्षण कर लेना है ना, सीमांत होना चाहिए था।
सीमित लिखा है, सीमांत होता है। क्या होता है? सीमांत। सीमांत घर्षण, सीमित नहीं सीमांत होता है। चलो यहाँ पर 41 नंबर बताइएगा। लिखा हुआ है घर्षण के संबंध में बताइए इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है ना, कौन सा विकल्प आपका सही है। तो लिखा घर्षण बल वो गुण होता है जिसके कारण दो विषम वस्तुओं के मध्य प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है। जो एक वस्तु को दूसरे के सापेक्ष खिसकने या गति करने का विरोध करता है उसे हम घर्षण कहते हैं। आंसर यहाँ पर क्या होगा? घर्षण गति का विरोध करता है। विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है कि एक साधारण लोलक की जो समय सीमा है वो आपको बताना है। एक साधारण लोलक की समय सीमा, हाँ, एक साधारण लोलक की समय सीमा पर निर्भर करती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक साधारण लोलक की समय सीमा जो है ना, ये निर्भर करती है लोलक की लंबाई पर। किस पे निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पे करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका है। और अगला प्रश्न बताइएगा कि गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दोस्तों कहते हैं, याद रखिएगा, आवधिक गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? आवधिक गति कहते हैं। विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आवधिक गति को हम आवर्त गति भी कहते हैं, याद रखिएगा, आवर्त गति। क्या कहते हैं? आवर्त गति कहिए या आवधिक गति कहिए, आवर्त गति। आवधिक गति को ही आवर्त गति कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आपको यहाँ पर कमेंट करना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पे कमेंट करिएगा और आपको जवाब देना है। प्रश्न है कि ध्वनि का वेग 700 मीटर पर सेकंड है और तरंग दैर्ध्य आपका 35 सेंटीमीटर है। तो बताइए ध्वनि की जो तरंग है ना, उसकी आवृत्ति गणना करना है। आवृत्ति गणना कितना होगा? कमेंट करिए, राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पे कमेंट करिएगा, राइट आंसर आपका क्या होगा। हाँ, ये प्रश्न आपका बहुत ही आसान है, आराम से लगा सकते हैं। देखो v बराबर एन लिम्डा का फार्मूला हमने पढ़ा है। v बराबर क्या होता है? एन लिम्डा होता है। हमसे क्या पूछा है? एन पूछा है। एन बराबर v अपन लिम्डा हो जाएगा। v हम जानते ही हैं, कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 700 दे रखा है। लेमडा दे रखा 35 सेंटीमीटर में है ना, इसको मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर बटे में 100 लिखेंगे। ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा, ये बटे में 100 जो है ऊपर चला जाएगा। ऐसे 35 दूनी 70, यानी यहाँ पर 3 जीरो आएगा, यानी आंसर कितना आएगा? 2000 हर्ट्ज। 2000 हर्ट्ज क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल देखिए, करेक्ट आंसर आपका है। निम्नलिखित में से बताइए किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगे, जिसको आप अल्ट्रासाउंड वेव्स बोलते हैं, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर पहला विकल्प आपका लिखा है चमगादड़ के द्वारा किया जाता है। देखिए पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से चमगादड़ अपने शिकार का पता लगाती है, याद रखिएगा, चमगादड़। और समुद्र की तय की गहराई ज्ञात करने में और मानव शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करने में पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग किया जाता है। जबकि आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए रेडार का प्रयोग करते हैं। भैया किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पे भैया रेडार का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? रेडार, रडार करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका जो लिखा है ये वाला आपका नहीं होगा, डी वाला बाकी सब है। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा कर सकती है? 46 नंबर बताइएगा। तो ध्वनि जो आपकी है ना, ये आपकी निर्वात में कर सकती है, याद रखिएगा। ध्वनि जो है निर्वात में भैया यात्रा नहीं कर सकती है, बाकी गैस द्रव धातु में कर सकती है। अगला प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं? सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य आपसे पूछा गया है। सबसे लंबे जो तरंग दैर्ध्य होते हैं, याद रखिएगा, हाँ, यहाँ पर रेडियो तरंगों के होते हैं, याद रखिएगा, रेडियो तरंगों के। रेडियो तरंगों की याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसका उपयोग जो है आपका रेडियो टीवी के संचारण में होता है, रेडियो तरंगे। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा एक प्रश्न बताइएगा, सीटी स्कैन में उपयोग होता है, क्या होता है? अल्ट्रासाउंड तरंगे होता है, एक्सरे होता है या गामा तरंगे होता है? सीटी स्कैन में याद रखिएगा दोस्तों, हाँ ना, एक्सरे, एक्सरे परीक्षण होता है ना, एक्सरे किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आवेशित की गई वस्तु या अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? लगाए गए बल को क्या कहते हैं आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या होगा? चलिए यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 48 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका है। प्रत्यावर्ती धारा को यहाँ पर एसी को एक दिश धारा डीसी में
परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे बीच जवाब आ चुका है और यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 49 नंबर का सी नंबर, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, अभी हमने बताया था। यहाँ बताइए गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या है, गतिशील श्यानता की एसआई इकाई आपको बताना है। तो इसका दोस्तों याद रखिएगा आपका पास्कल सेकेंड है, क्या है, पास्कल सेकेंड आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखेंगे, यहाँ पर हमारे विज्ञान, यहाँ पर प्रश्न जो स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ से केमिस्ट्री के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। अभी हमने फिजिक्स करा दिए हैं, अब केमिस्ट्री करा रहे हैं, इसके बाद बायो, यानी तीनों टॉपिक आपको इसी वीडियो में आज कंप्लीट कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर केमिस्ट्री के प्रश्न हमारे बीच आ गए हैं, अब आपको यहाँ पर जवाब देना रहेगा। चलिए पहला प्रश्न पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बिच्छू जो है, बिच्छू की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से बताइए कौन सा अम्ल आपका मौजूद होता है। अम्ल की हम बात कर रहे हैं, आप कहेंगे सर मेथनोइक एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है, मेथनोइक एसिड होता है। विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला बताइए कच्चे आमों में बताइए कौन सा अम्ल आपका पाया जाता है, कच्चे आमों में कौन सा अम्ल आपको पाया जाता है, आपको ये कमेंट करना है राइट आंसर आपका क्या होगा। तो कच्चे आमों में बताइए, हाँ कच्चे आमों में भैया क्या पाया जाता है, यहाँ पर कह रहे हैं टार्टेरिक एसिड, आपका इमली में भी पाया जाता है, इमली में भी तो आपका टार्टेरिक एसिड होता है। फार्मिक एसिड किस में होता है, चींटी के डंक में होता है, चींटी के डंक में आपका होता है। एस्टिक एसिड किस में होता है, सिरका में होता है, ठीक है ना। चलो ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, जिससे आपको क्या है प्रश्न आपको अच्छे से आ जाएगा। क्लियर हो गया, हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका था, हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा। हाँ बिल्कुल सही था आपका, एस्टिक एसिड सिरका में, बिल्कुल सही था आपका। अच्छा एक मैलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड पता है कहाँ पे पाया जाता है, मैलिक एसिड आपका सेब में होता है, ठीक है ना। मैलिक एसिड किस में होता है, लिख दे रहे हैं सेब में, सेब में होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब और सीएफएल में बताइए किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है, जो प्रकृति में विषैला होता है आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, चलिए यहाँ पर कमेंट करिएगा राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपको जो जवाब है ना बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 3 का पारा, Hg इसका फार्मूला होता है जिसे मरकरी कहते हैं, पारा। अगला प्रश्न बताइएगा, भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप आपका लगाया जाता है। भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर किस धातु का लेप लगाया जाता है, आपको देखिए यहाँ पर कमेंट करना है। और यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा टिन का, किसका लगाते हैं भैया, टिन का लगाते हैं, विकल्प आपका डी हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बताइए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है, आसान प्रश्न है, उम्मीद है बता देंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बताइए किस प्रकार का कोलाइड है, चलिए कमेंट करिएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है, हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका सोल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से बताइए कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है, कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है, आंसर आपका मेथेनॉल हो जाएगा। निम्नलिखित में से बताइए वुड एल्कोहल के रूप में किसे जानते हैं, चलो बताइए वुड एल्कोहल के रूप में किसको जानते हैं, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। वुड एल्कोहल के रूप में किसको जानते हैं, आपको कमेंट करना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, हाँ वुड एल्कोहल के बारे में हमने पूछा है। एक प्रश्न आपको बताना है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, इसे भी मेथनॉल कहते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, आपको कमेंट करके बताना है। ऑक्सीजन की जो खोज है, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, पेपर का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रीस्टले ने किया था, किसने किया था, प्रीस्टले ने किया था ऑक्सीजन की खोज। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, प्रीस्टले ने किया था, याद रखिएगा प्रीस्टले ने किया था। आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 गैस निकलता है, 8 नंबर में बताना है। 8 नंबर में जवाब होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसको हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। अच्छा सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, NaSCO3 होता है, ठीक है ना, NaSCO3 होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से बताइए किसका जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर पूर्तिरोधी के रूप में आपका प्रयोग किया जाता है। किसका जलीय घोल जो है आंखों के लिए कमजोर पूर्तिरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है, 9 नंबर बताइएगा।
तो 9 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बोरिक एसिड। किसका प्रयोग करते हैं? बोरिक एसिड। यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ, देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा। निम्न में से किस गैस को, है ना, किस गैस को भैया ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? ग्रीन हाउस गैस किसे हम नहीं कहते हैं, आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ग्रीन हाउस गैस किसे नहीं कहते हैं? CO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, आर्गन। आर्गन को थोड़ा कहते हैं, ये तो अक्रिय गैस है आपका, सिंपल सी बात है, अक्रिय गैस है आपका। ये कैसी गैस है? अक्रिय गैस है। सभी अम्लों में समान तत्व हैं, कौन से हैं यहाँ पर बताइएगा? 11 नंबर में सभी अम्लों में जो समान तत्व है वो आपका क्या होगा? हाइड्रोजन आपका हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? कौन सी गैस जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर बताइएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ये आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला बताइएगा, इनमें से बताइए कौन सा आपका वनस्पति रेशा नहीं है? कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे लगा दीजिए। हाँ, कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? जूट, कॉटन, नायलॉन और ये फ्लेक्स दिया है, तो नायलॉन आपका जो है वनस्पति रेशा नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पेंसिलिन जिसे हम एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है ना, ये प्राप्त किया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? आपको बताना यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। ये पेपर में कई बार पूछा गया, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। हाँ बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि पेंसिलिन जो आपका है ना, एक एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कहाँ से प्राप्त होता है? ये आपका क्या है? कवक। कवक से प्राप्त होता है। बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या है? कवक आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। एक प्रश्न आपको बताना है कि आंसू का पीएच मान कितना होता है ना? आंसू का पीएच मान कितना होता है? आंसू का पीएच मान याद रखिएगा दोस्तों, 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध पानी का पीएच मान, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? पानी का जो शुद्ध पानी होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, उससे क्या होगा, प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब था। अगला बताइएगा, इनमें से किस गैस का जो प्रयोग है फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है? बताइए कौन सा भैया जो है प्रयोग है फलों को पकाने के लिए करते हैं? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 15 नंबर में आप कहेंगे सर एथिलीन गैस। बिल्कुल सही बात है, एथिलीन। एथिलीन और एसिटिलीन दोनों हैं, तो एथिलीन ऑप्शन में एथिलीन लगा दीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर बताइएगा, रासायनिक नाम ये भी है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? पहली बात तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं? चलिए बताइए ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होगा? हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 होता है। CaOCl2 किसका होता है? ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है। 18 कैरेट में बताइए सोना कितना % होगा? आपको पता है कि 24 कैरेट में आपका 100% सोना होता है। हमने पूछा 18 कैरेट में कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 24 से भाग कर देंगे, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 चौको 24 होता है, 6 त्रिक 18 होता है। यहाँ पर कितना आएगा? 75%। ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला बताइएगा 18 नंबर। 18 नंबर बताइएगा, पूछा गया इनमें से कौन सी हरित गैस नहीं है? हरित गृह गैस नहीं है, तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन नहीं है, बाकी मेथेन है, CO2 है और CFC है। अगला बताइएगा, कौन सा भैया यौगिक जो है ना संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? हाँ, कौन सा यौगिक जो है संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? 19 नंबर बताइएगा। 19 नंबर का हो जाएगा आपका यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला होता है CaOCO3 होता है। क्या होता है? CaOCO3 होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए सभी लोग, यहाँ पे आंसर क्या होगा? बताइए कौन सा धातु जो है ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है? 20 नंबर बताइएगा।
20 नंबर का आपका जवाब क्या होगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्या प्रयोग करते हैं बताइए? कृत्रिम वर्षा के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो आपका सिल्वर आयोडाइड होता है। क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड होता है। याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, सिल्वर आयोडाइड क्या है? बिल्कुल सही आंसर आपका है। याद रहेगा सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 कैरेट में बताओ सोना चांदी कितना होगा? अभी हमने बताया था, बोला गया है 18 कैरेट सोने में। अभी हमने बताया था कि आपका 24 कैरेट जो होता है 100% के बराबर होता है। 18 कैरेट में हमने बताया था 75%। अभी बताया था 75% अगर सोना है तो बाकी जो अदर धातु होगी वो कितना होगा? 25% होगा। तो पूछा गया था अन्य धातु में जो है उसका परसेंटेज कितना है, तो 75% तो आपका सोना ही होगा 18 कैरेट में। तो सिंपल सी बात है, अदर हमारा 25% होगा। किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। 23 नंबर बताइएगा। तो 23 नंबर का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? पोटेशियम ब्रोमाइड का करते हैं। इनमें से बताइए कौन सा जो विकल्प है आपका लेड का चिन्ह नहीं है? देखिए, लेड का प्रतीक नहीं है, आपको बताना है। तो लेड का आपको बताना, लेड का चिन्ह है। अच्छा, लेड का चिन्ह है। लेड मतलब अभी हमने बताया था। तो लेड क्या होता है? पीबी होता है, इसका सिंबल होता है। ये तो आपका गोल्ड का होता है, ये सोडियम का आपका होता है, ये पोटेशियम का आपका होता है। तो बचा कौन था? ऑप्शन नंबर बी तो बचा। आगे बढ़ते हैं। त्वरित चांदी किसका एक उदाहरण है, किसका एक उत्पाद है? त्वरित जो क्विक सिल्वर है आपका, क्विक सिल्वर किसका एक उत्पाद है? 25 नंबर बताना है। तो ये आपका किसका है? ये दोस्तों पारा का है। पारा का फार्मूला होता है Hg होता है, जिसे आप मरकरी कहते हैं। याद रखिएगा, मरकरी या पारा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है आपके सामने है कि पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? किसी मिश्र धातु में होना किसका आवश्यक है? तो इसमें भी पारा आपका हो जाएगा Hg, मरकरी आपका। इनमें से बताइए कौन सा तत्व है तांबे को उसके यौगिकों से विस्थापित कर सकता है? कौन सा तत्व है जो तांबे को उसके यौगिकों से विस्थापित कर सकता है? तो ये आपका जस्ता हो जाएगा, जिसका फार्मूला जिंक होता है ना, जिंक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सिलिकॉन क्या है? देखिए यहाँ पर बताइए सिलिकॉन क्या है। सिंपल सी बात है, सिलिकॉन क्या है आपका? सिलिकॉन आपका एक तरीके से अर्धचालक है, उपधातु है। तो यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे? आपको लगाना है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, यहाँ पर 29 नंबर आपके सामने है। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्ध होती है? सबसे अधिक होती है, आपको बताना है। सबसे अधिक हमारी होती है यहाँ पर आघातवर्धनता की बात कर रहे हैं तो सोना और चांदी, सोना और चांदी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, 30 नंबर है आपके सामने। इनमें से बताइए कौन सी धातु जो है मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त किया है? मानव ने देखिए सबसे पहले प्रयुक्त किया है, आपको बताना यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कमेंट करिएगा राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर कह रहे हैं बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल देखिए कौन सा मानव सर्वप्रथम प्रयुक्त किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा तांबा। क्या है भैया? तांबा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका है तांबा। देख लीजिए सभी कह रहा है। हाँ तांबा यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही है। तांबा, इसकी परमाणु संख्या पता है कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। अब परमाणु भार कितना होता है? तांबा का ही है। परमाणु भार याद रखिएगा 63.5 होता है। ये याद रखिएगा, पेपर में पूछ लेता है कई बार, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर था आपका। आगे बढ़ते हैं। बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? बर्तन बनाने के लिए, है ना, बर्तन बनाने के लिए बताइए किसका प्रयोग नहीं करते हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो सोल्डर दिया है ना, सोल्डर, ऑप्शन नंबर बी, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। सोल्डर का प्रयोग नहीं करते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, पीतल आप जानते हैं मिश्र धातु है। पीतल किसका किसका होता है? जिंक का होता है, और किसका होता है? कापर यानी तांबा का। जिंक कापर को मिलाने से पीतल बनता है, सभी को पता है। और ड्यूरेलुमिन, ड्यूरेलुमिन जो लिखा है, इसमें क्या क्या मिलाते हैं पता है आपको? एल्यूमिनियम मिलाते हैं, आपका कापर मिलाते हैं, मैग्नीशियम मिलाते हैं, और क्या मिलाते हैं? और आपका मैग्नीज मिलाते हैं, ये सब मिलाते हैं। तो इसमें 4 चीज़ें मिलती है। ड्यूरेलुमिन में 4 चीज़ें मिलाते हैं। और सोल्डर आप देखे होंगे, है ना, इसका क्या है प्रयोग जो है?
हाँ, जोड़ों में टाका लगाने, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका सही था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जर्मन सिल्वर में देखो क्या क्या होता है, ये भी याद रखिएगा। जर्मन सिल्वर में आपका क्या होता है, कॉपर होता है, कॉपर होता है, यू जिसे प्रतीक होता है। ये कई बार पूछा गया, जिंक होता है और निकिल होता है। जर्मन सिल्वर में तीन चीजें होती हैं, कॉपर, जिंक और निकिल। कॉपर, जिंक, निकिल, कॉपर, जिंक, निकिल, याद रहेगा। पीतल, पीतल बताया था ना किसका होता है, तांबा, और यहाँ पर बताया था अभी जस्ता का। तांबा जस्ता कहाँ लिखा, ये हो जाएगा, है ना। इसको अगर ऐसे याद कर लो पिताजी करके, ऐसे याद रहेगा। पीतल की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, तांबा है, इससे क्या है, जस्ता है, ऐसे याद कर लेना, है ना, तो आपको याद रहेगा। स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है ना, 33 नंबर बताइएगा। तो ये दोस्तों आपका किसका किसका मिश्रण होता है, ये लोहा का होता है, निकिल का होता है और क्रोमियम का होता है। भारत में पाया जाने वाला कौन सा एक गैर धात्विक खनिज है, कौन सा एक गैर धात्विक खनिज है, आपको बताना है। भारत में पाया जाने वाला कौन सा भैया आपका है गैर धात्विक खनिज है, आपसे पूछा गया है, आपको कमेंट करना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आ चुका है 34 नंबर का, कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर लगा दीजिए यहाँ पर। टी नंबर आपका होगा पायरोफाइलाइट, फाइलाइट, ठीक है ना। पायरोफाइलाइट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बताइएगा कि कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। कार्नेलाइट पूछा गया, कार्नालाइट, है ना। तो कार्नालाइट का फार्मूला याद रखिएगा, इसका तो बहुत बड़ा फार्मूला होता है। इसका फार्मूला आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, हालांकि पूछेगा तो नहीं, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं इसका फार्मूला क्या होता है, याद रखिएगा। KMgCl3 होता है, KMgCl3 होता है, और यहाँ पर 6H2O, इतना बड़ा फार्मूला होता है, ठीक है ना। ये पोटेशियम धातु का अयस्क होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, पोटेशियम का अयस्क, किसका अयस्क है, पोटेशियम का। अगला बताइए, किसके प्रयोग के जरिए धातु की जो है ना उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। किसके प्रयोग के जरिए आपकी धातु की जो है उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है, तो दोस्तों याद रखिएगा, विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण के द्वारा। विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण के द्वारा आपका जो है प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है आपके सामने कि कैलामाइन किसका अयस्क है। कैलामाइन किसका अयस्क है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका किसका अयस्क है, ये जस्ता का है, जिंक का है। अगला बताइएगा, एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम बताइए, 38 नंबर क्या होगा। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम बताना है, तो इसका आपका हो जाएगा आपका बॉक्साइट, क्या हो जाएगा, बॉक्साइट। बॉक्साइट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, याद रखिएगा इसका फार्मूला होता है Al2O3.2H2O, ठीक है ना, ये होता है बॉक्साइट। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला बताइएगा, मोनोजाइट किसका अयस्क है। मोनोजाइट की हम बात करेंगे ना, ये किसका अयस्क है, कई बार पूछा गया है। तो ये दोस्तों आपका थोरियम का है, किसका है, थोरियम यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटाइट क्या है। मैग्नेटाइट का देखिए पूछा गया है, तो मैग्नेटाइट लोहे का प्रमुख अयस्क है, ये किसका है, लोहे का प्रमुख अयस्क है, लोहे का प्रमुख अयस्क है, लोहे का प्रमुख अयस्क है। इसका फार्मूला होगा Fe3O4, क्या होगा, Fe3O4। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से बताइए किन विकल्पों में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होते हैं। थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है ना आपके उपस्थित रहते हैं, आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये बैकेलाइट एवं इपॉक्सी रेसिन में आपके क्या कहते हैं उपस्थित रहते हैं। विकल्प आपका डी नंबर सही है। निम्नलिखित में से बताइए किस विकल्प का निर्माण जो है काठ की लुगदी यानी वुड पल्प से किया जाता है। काठ की लुगदी, काठ भैया काठ, है ना, यहाँ पर काठ कर लीजिएगा, काठ, काठ की लुगदी यानी वुड पल्प से किया जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा रेयान, क्या हो जाएगा भाई, रेयान। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सिंथेटिक फाइबर के संबंध में बताइएगा कौन सा भैया कथन गलत है। सिंथेटिक फाइबर के संबंध में बताइए कौन सा कथन आपका गलत है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि प्राकृतिक फाइबर सस्ता होता है, प्राकृतिक फाइबर सशक्त होता है, प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ। नहीं भैया, सिंथेटिक फाइबर जो होता है, प्राकृतिक रबर सस्ता और सशक्त होता है, प्राकृतिक फाइबर से अधिक टिकाऊ भी होता है, बोले कम टिकाऊ नहीं, अधिक टिकाऊ होता है। तो सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक रबर से, प्राकृतिक फाइबर से क्या होता है, अधिक टिकाऊ होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत दिया था, बस हो गया। कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है। कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक जो आपका फाइबर जाना जाता है, 44 नंबर आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा।
तो आप कहेंगे रेयान, रेयान कोई सिंथेटिक क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। रेयान को क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये कई बार पूछा गया है। या रेयान जो होता है पुनर्निर्मित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु यानी फाइबर होता है, तंतु मतलब फाइबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे है कि कौन सा भैया एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, 45 नंबर बताना है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपका यहाँ पर बैकेलाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैकेलाइट। यहाँ पर क्या है भैया, बैकेलाइट आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपका है। प्राकृतिक रबड़ के बारे में बताइए कौन सा कथन आपका सही है। प्राकृतिक रबड़ के बारे में बताना है कौन सा कथन आपका सही है। पहला विकल्प है एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, पहला ही विकल्प आपका सही है, ये प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार क्या है, गुण आपके पाए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब था। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है। आपको देखिए यहाँ पर कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कमेंट करिएगा सभी लोग। और आपसे पूछा गया कि भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी भैया कहाँ पर आपका स्थित है, आपको कमेंट करना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए जवाब आ चुका है 47 नंबर में, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में, बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला बताइएगा कि भारी मशीनों में किसको लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। भारी मशीनों में बताइए कि किसको हम लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग करते हैं, आपको बताना है। हाँ, लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं। हाँ, उसका हैदराबाद सही था आपका। इसमें करते हैं ग्रेफाइट का, किसका प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। कार्बन का अप्रूव जो विद्युत व उष्मा का सुचालक है ना तथा उत्तम लुब्रिकेंट है, कौन सा है, 49 नंबर। कार्बन का एक अप्रूव जो विद्युत व उष्मा का सुचालक है तथा उत्तम लुब्रिकेंट है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ग्रेफाइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ, ग्रेफाइट यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका है। निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है। कौन सा एक कीमती पत्थर जो है एक तत्व से बना है और यौगिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आप कहेंगे सर हीरा लगा दीजिए। हीरा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दोस्तों कहते हैं यहाँ पर जल योजन कहते हैं, उदकन कहते हैं। 51 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है। भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है, 52 नंबर बताइएगा। तो इसको हम मिलाते हैं रसायन आपका संरक्षण के पर्पज से, संरक्षण यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। संश्लिष्ट अपमार्जक जिसे आप सिंथेटिक डिटर्जेंट कहते हैं, इनके बारे में बताइए कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन आपका सही है बताना है। पहला विकल्प है या मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं ना, बिल्कुल बात सही है। ये जो आपका दोनों के साथ काम करता है, इसलिए पहला ही विकल्प आपका सही है। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका इनमें से कौन सा है। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला जो रासायनिक तरीका है, इसमें बताइए यहाँ पर कौन सा है, 54 नंबर बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या है, क्लोरीनीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक आपका नहीं है बताइएगा, कौन सा एक नाइट्रोजन आपका उर्वरक नहीं है, 55 नंबर बताना है। तो 55 नंबर में आप देखेंगे ना, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। सुपर फास्फेट ऑफ लाइम फास्फेट का एक मुख्य घटक है, इसका प्रयोग पौधों के उर्वरक के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा आंसर आपका सी नंबर आपका है, ये नहीं है बाकी सब है। जल प्रक्रम संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। जल प्रक्रम में संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। समुद्र के पानी में बताइएगा, समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान करिएगा। समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान करिए। सोडियम क्लोराइड है आपका, सोडियम सल्फेट है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट है और पोटेशियम सल्फेट है। तो इसमें जो विकल्प आपका होगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सभी के सभी हैं, सभी के सभी हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर आपका सी है। हाँ ना, सभी हैं आपके, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही है। ऐसे उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं। ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दोस्तों मिश्रित उर्वरक कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित उर्वरक कहते हैं, याद रखिएगा। जब पानी
जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों कहते हैं अवसादन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। कांच का बताइए, कांच का कौन सा प्रकार जो है उष्मा प्रतिरोधी है? कांच का कौन सा प्रकार आपका उष्मा प्रतिरोधी है? ऑप्शन नंबर बताइएगा क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पाइरेक्स कांच। पाइरेक्स कांच जो आपका है कैसा है? ये उष्मा प्रतिरोधी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? जंग लगने पर लोहे का भार हमेशा याद रखिएगा बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। विकल्प आपका ए नंबर होगा। जब लोहे के कील में जंग लग जाती है तो कील का वजन क्या होता है? कील का वजन आपको पता ही है क्या होता है? 62 नंबर। कील का वजन क्या होगा? हाँ, कील का वजन कह रहे हैं 62 नंबर में क्या होगा? बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। बिल्कुल सही जवाब है। एक फ्रिज में शीतलक है। एक फ्रिज में शीतलक क्या है? तो यहाँ पर फ्रियान हो जाएगा। फ्रियान गैस आपका है। पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमत मात्रा कितनी होनी चाहिए? अधिकतम जो है अनुमत मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपके 0.050 ppm। 0.050 ppm यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए आर्सेनिक के यौगिक प्राय विषैले होते हैं। ये मानव शरीर की कोशिकाओं में पक्षपात उत्पन्न करते हैं और उत्को एवं आंतों को हानि भी पहुंचाते हैं। कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है? देखिए कठोर पानी में कौन सा अधिक मात्रा में मौजूद है? तो आप कहेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम यहाँ पर क्या है? पहला ही विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से बताइए कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? देखिए कौन सा आपका उर्वरक खनिज नहीं है आपको बताना है। तो आप कहेंगे उर्वरक खनिज की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिया टंगस्टन थोड़ा होता है, ये बिजली के बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है। बाकी पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोटिक ये सब आपके यूज होते हैं। दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ के कणों को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में अगर मिलाएंगे उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ठोस के संबंध में बताइए इनमें से कौन सा कथन आपका आपका सही दिया गया है? ठोस के संबंध में बताइएगा इनमें से कौन सा कथन आपका सही है, आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये निश्चित इनका आकार भी होता है और साथ में निश्चित इनका क्या होता है? आयतन भी होता है। आयतन बदले तो मात्रा, आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस के। बताइए इनमें से कौन सा भैया एक आपका रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो एक बार चीज बन जाती दोबारा नहीं बनती। जैसे दूध से दही बन गया, अब दही दूध थोड़ा बना पाओगे, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक में क्या होता है कि आप हटा लेंगे चेंजमेंट तो फिर वही वापस अवस्था में आ जाता है। जैसे बिजली का बल्ब है, आप जला रहे हैं फिर बंद करेंगे फिर जलेगा, बट इसको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, बार बार वही अवस्था में ला सकते हैं। बट रासायनिक परिवर्तन में अगर एक बार चेंज हो गया तो पुरानी अवस्था में लाना पॉसिबल नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है। 69 नंबर का आपका पटाखों को जलना, पटाखे जलने के बाद पटाखे थोड़ा बना पाओगे। बताइए अगला प्रश्न है तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है? तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं का जो व्यवस्थापन होता है वो किस तरह का होता है? तो ये दोस्तों क्या होता है कि बहुत बारीकी से बंधे होते हैं, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। विकल्प आपके यहाँ पर क्या है? आप बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला जो आपका टॉपिक शुरू होगा इसके बाद आपका है वो आपका बायोलॉजी का है ना। ये यहाँ से प्रश्न आपके क्या है? यहाँ से बायोलॉजी के शुरू है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए, है ना। आप तक इसका आंसर बताइए, सब 1 मिनट में आपको अभी बता रहे हैं, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 1 मिनट। चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न आपके स्टार्ट हो गए ना, यहाँ से बायो के स्टार्ट है और यहाँ से बायो का स्टार्ट है, आपको कमेंट करना है। चलिए सभी लोग कमेंट करिएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्वर यंत्र के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है?
चलिए कमेंट करिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। एक बार देखिए वॉइस चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर आ रही है। हाँ बताइएगा कौन सा भैया स्वर यंत्र के संबंध में आपका पूछा गया है। स्वर यंत्र के संबंध में आपका पूछा क्या गया है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो लिखा है इसमें स्वर रज्जु होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है भाई, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जिनका भी देखिए बी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। हाँ यहाँ पर बी नंबर आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को किस नाम से जानते हैं। मानव न्यूरॉन के बीच में जो अंतर होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। याद रखिएगा सिनेप्स यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स। याद रहेगा सिनेप्स कहते हैं। हाँ दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को सिनेप्स कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपको कमेंट करना है। लिखा हुआ है कि कौन सा भैया दृष्टि दोष आपका नहीं है ना, कौन सा आपका दृष्टि दोष नहीं है, आपको कमेंट करना है। आंसर क्या होगा, कौन सा भैया दृष्टि दोष नहीं है। तो आप कहेंगे दृष्टि का स्थायित्व वाला जो है ना, ये नहीं है, बाकी सब है। चाहे जरा दृष्टि दोष हो, दूर हो, निकट हो, आप तो पढ़ते ही हैं। ये तो फिजिक्स का प्रश्न आ गया इसमें, कोई बात नहीं। किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है। किस जानवर में आपको बताना है कि अच्छी तरीके से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है। कमेंट करिएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है 4 नंबर का। कह रहे हैं सर स्टार फिश, बिल्कुल सही आंसर आपका है, ए नंबर होगा। स्पेग्मोमैनोमीटर का उपयोग किस में मापते हैं, किसको मापने के लिए किया जाता है। स्पेग्मोमैनोमीटर का जो प्रयोग है ना, वो किसको मापने के लिए करते हैं, याद रखिएगा। ये करते हैं भैया रक्तचाप का। किसके लिए, रक्तचाप। यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए रक्तचाप सभी का आ रहा है। हाँ रक्तचाप जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ भैया मलेरिया के इलाज के लिए, कौन सा पेड़ आपका जो है ना मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है। कौन सा पेड़ है आपका जो मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है। 6 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा सिनकोना का पेड़। कौन सा पेड़ है आपका, सिनकोना का पेड़ आपका हो जाएगा। उस प्रक्रिया का नाम बताइए, उस प्रक्रिया का देखिए आपको नाम बताना है जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। 7 नंबर का आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए यहाँ पे कमेंट करिएगा राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब भी हमारे बीच आ चुका है। हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका होगा 7 नंबर का ए नंबर, कायांतरण, यानी जिसको आप मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो ये दोस्तों आपके प्राप्त करते हैं मिट्टी से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से करते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। आपको कमेंट करना है। फ्लोएम एक ऊतक है ना जो किसमें पाया जाता है, आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या है। हाँ यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। हाँ ये कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए होगा, पौधों से। बिल्कुल सही जवाब है, पौधों से, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। फ्लोएम एक पादप ऊतक होता है ना, बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है। पौधों का जो विकास है किससे प्रभावित होता है, आपको कमेंट करना है। पौधों का जो विकास है वो किससे प्रभावित होता है। ये प्रभावित आपका होता है प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से। विकल्प आपका ए नंबर सही है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कमेंट करिएगा 11 नंबर का। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, 11 नंबर में बताना है। हाँ किसकी बनी होती है, कई बार हमने कराया भी है प्रश्न आपका। ये जो बनी होती है आपकी ना, ये बनी होती है आपकी सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला बताइए निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। ये भैया कौन सा देश है, देश का नाम है आपका इजराइल। इजराइल ने तैयार किया है। बताइए कौन सबसे बुद्धिमान, कौन भैया सबसे बुद्धिमान आपका स्तनधारी है। देखिए सबसे बुद्धिमान स्तनधारी की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे बुद्धिमान की हम बात करेंगे ना, इनमें से जो ऑप्शन दिया है तो इनमें आपका डॉल्फिन हो जाएगा। डॉल्फिन क्या है, मछली है जो सबसे बुद्धिमान स्तनधारी में आपका आएगा।
कौन सा विटामिन B12 को इंगित करता है? विटामिन B12 को इंगित करता है, यहाँ पर बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। कौन सा जो है आपका विटामिन B12 को आपको इंगित करता है, कमेंट करिए आंसर यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं कोबालामिन। साइनोकोबालामिन आपका है, याद रखिएगा, जो विटामिन B12 को इंगित करता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका है। अच्छा, एक प्रश्न आपका आता है कि कौन सा विटामिन जो आपका है, कौन सा विटामिन जो आपका है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए भी यूज होता है आपका ये लाल रक्त कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए, महत्वपूर्ण है। याद रहेगा आप सभी को। हाँ, विटामिन B12 कहाँ पर पाया जाता है? याद रखिएगा, B12 जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो याद रखिएगा कोबाल्ट में पाया जाता है, कोबाल्ट, कोबाल्ट में पाया जाता है, याद रखिएगा। हाँ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। विटामिन B, C आपके क्या है? नियासिन क्या होता है? नियासिन B3 होता है। नियासिन को भैया B3 कहते हैं, और थाइमिन को कहते हैं B1। क्या कहते हैं? B1 कहते हैं। और इसको कहते हैं जो पायरोडिऑक्सिन लिखा है, इसको कहते हैं B6 कहते हैं। क्या कहते हैं? B6 कहते हैं। याद रहेगा सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। ज्वरनाशक दवाओं का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ज्वरनाशक दवाओं का प्रयोग आपको बताना है, आंसर यहां पर क्या होगा। यहां पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही आंसर है। 15 नंबर का कह रहे हैं बुखार कम करने के लिए। बुखार जब आपको आता है ना तो उसी लिए कम करते हैं। बताइए किन में एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? देखिए एनीमिया जो रोग होता है, सब ज्यादा जो खतरा रहता है वो रहता है गर्भवती महिलाओं के लिए, ठीक ना। गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा किसका खतरा रहता है? एनीमिया। विकल्प आपका क्या होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए त्वचा जो हमारी होती है उसकी जो ऊपरी सतह होती है, कई बार पूछा गया है, जो हमारी त्वचा होती है उसकी जो ऊपरी सतह होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दोस्तों यहाँ पर आधिचर्म कहते हैं, जिसे आप एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस को क्या कहते हैं? आधिचर्म कहते हैं। जो त्वचा की हमारी ऊपरी जो हमारी क्या होती है? सतह होती है। कर्कटजनक रसायन से क्या होता है आपको बताना है। कर्कटजनक रसायन से क्या होता है, कमेंट करना है, राइट आंसर बताइएगा क्या होता है। तो आप कहेंगे सर कर्कटजनक रसायन से क्या होता है? कैंसर होता है। क्या होता है? कैंसर होता है। आगे बढ़ते हैं। संतरे में बहुआयत मात्रा में क्या पाया जाता है? अभी हमने बताया था संतरे में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, प्रश्न आ गया है, अभी चर्चा करे थे फिर से आ गया। बताइए संतरे में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कोई बता सकता है? चलिए कमेंट करिएगा, संतरे में बताइए, संतरे में। हाँ यहाँ पर जवाब भी आ चुका है, कह रहे सर विटामिन B12 को हाँ कोबालामिन भी कहते हैं या साइनोकोबालामिन भी कहते हैं, दोनों बात एक ही है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। चलो 19 नंबर बताइए, संतरे में बहुआयत मात्रा में क्या होता है? यहाँ पर 19 नंबर कह रहे हैं विटामिन सी। विटामिन सी कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी कमी से स्कर्वी होता है ना। विटामिन डी से आपका क्या होता है? रिकेट्स होता है, जिसे सूखा रोग कहते हैं। विटामिन ए कमी होगी, रतौंधी होगा। विटामिन बी कमी से बेरी बेरी हो जाता है। अच्छा, रक्त का अध्ययन किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हमने कई बार बताया भी है, हीमेटोलॉजी कहते हैं। 20 नंबर का आपका सी नंबर हो जाएगा। कौन सा बीमारी जो है आपका है ना प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है? देखिए दुग्ध यानी दूध के द्वारा जो बीमारी फैलती है ना वो कौन सी है? तो याद रखिएगा आपका यहाँ पर क्या है? क्षय। ऑप्शन नंबर क्या है? क्षय। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका था, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ विटामिन के भैया खोज जो है ना फंक ने किया था, क्या किसने किया था? फंक। विटामिन वाला याद रखिएगा। अगला बताइए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो क्षय रोग है ना, क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? क्षय रोग जो होता है इससे जो टीका दिया जाता है वो आपका कौन सा है? वो आपका डीपीटी टीका। कौन सा है? डीपीटी। कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? कैंसर के ट्यूमर को पता करने के लिए जो रेडियो आइसोटोप होता है ना वो किसका प्रयोग करते हैं? 23 नंबर बताना है।
तो ये करते हैं दोस्तों कोबाल्ट 60 करते हैं, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, कई बार हमने बताया भी है। बताइए उस विटामिन की कमी से, बताइए किस विटामिन की कमी से विकार का चयन करिए जिससे मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं ना। कौन सी भैया विटामिन कमी से होता है ऐसा? ये विटामिन जो आपका है यहाँ पर पेलाग्रा कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। पेलाग्रा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखो विटामिन डी कमी से बच्चों में क्या होता है, सूखा रोग होता है ना। स्कर्वी रोग तो बता ही चुके थे, विटामिन सी कमी से होता है। सारी चीजें बता चुके हैं। हाँ यहाँ पर जो जवाब है बिल्कुल करेक्ट आंसर था आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा। किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके खोज किया? चेचक का जो टीका था ना, वो खोज किसने किया था? उनका नाम था आपका एडवर्ड जेनर। क्या नाम था? एडवर्ड जेनर। अगला बताइएगा कौन सा भैया मच्छर से उत्पन्न रोग आपका नहीं है? देखिए मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है तो आप कहेंगे यहाँ पर डेंगू है, जीका है, चिकनगुनिया, ये सब दांत थोड़ा होता है। दांत जो होता है ये थोड़ा मच्छर से फैलता है। आगे बढ़ते हैं। किसकी कमी से बताइए क्वासिरियोकोर नामक विकार आपका उत्पन्न होता है? क्वासिरियोकर आपका विकार उत्पन्न होता है, ये आपका प्रोटीन कमी से होता है। विटामिन सी कमी जो रोग होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? अभी बताया था, स्कर्वी होता है। विटामिन सी कमी से कौन सा रोग होता है? अभी हमने बताया था, क्या बताया था? स्कर्वी रोग होता है। हाँ स्कर्वी बताया था ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रक्ताल्पता एक जानलेवा बीमारी है। रक्ताल्पता क्या है? आपका एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण सभी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आरबीसी। किसका भैया? आरबीसी। आरबीसी जो है रक्ताल्पता का एक जानलेवा बीमारी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको बताना है कि कौन सा जीव एक कोलानियल के स्वरूप में रहता है? कोलानियल के स्वरूप में रहता है, आपको बताना है। 30 नंबर का जवाब क्या होगा? कोलानियल के स्वरूप में रहता है, आपको कमेंट करना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कोलानियल के रूप में रहता है, 30 नंबर का जवाब होगा वाल वाक्स। वाल वाक्स यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बताइए कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? बताइए जड़ परजीवी का उदाहरण आपसे पूछा गया है, आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको जो जवाब है ना, हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका ओरो बैंकी। ओरो बैंकी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न है कि काफी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकली सब्जियों के किस परिवार संबंधित है? काफी सिफारिश की जाने वाली जो खाद्य पदार्थ है ना, ब्रोकली, बताइए सब्जियों किस परिवार संबंधित है? 32 नंबर। तो ये आपका दोस्तों फूल गोभी से, किससे संबंधित है? फूल गोभी से आपका है ब्रोकली। खरपतवार फ्लारिस माइनर किस प्रजाति कुल संबंधित है? आपको बताना है, आपको जवाब देना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करिएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। लिखा हुआ है आपका यहाँ पर खरपतवार आपका फ्लारिस माइनर किस प्रजाति कुल संबंधित आपका है। तो 33 नंबर का जवाब आपका होगा यहाँ पर ग्रामिनी। क्या होगा? ग्रामिनी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में के बारे में बताइएगा कौन सा कथन आपका सही है। देखिए वाष्पीकरण के बारे में ध्यान रखिएगा, इसमें होता क्या है, ये सतह के क्षेत्र में क्या करता है, वृद्धि होने पर बढ़ती है। ये सतह के क्षेत्रफल में अगर वृद्धि होगी तो क्या होगा, बढ़ेगा। विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला बताइएगा, पादपों के में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद करता है? पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है? 35 का आंसर बताइए क्या होगा। तो 35 का आंसर आपका हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। कौन सी प्रक्रिया जो है जल चक्र में आपकी जल चक्र में शामिल एक प्रक्रिया का हिस्सा है? कौन सी प्रक्रिया आपका है जल चक्र में शामिल एक प्रक्रिया का हिस्सा है? 36 नंबर का जवाब हो जाएगा आपका वाष्पीकरण। क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? किस प्रक्रिया के द्वारा? आपको बताना है कि जो सौर गतिज ऊर्जा होती है, सौर जो है आपका गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। इसका आंसर आपका होगा प्रकाश संश्लेषण, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है।
पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? 38 नंबर बताना है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दोस्तों कहते हैं ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। बताइए कि एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है, क्या है? एक सिंथेटिक ऑक्सीजन के बारे में पूछा गया। CAM है, IBA है, IA है या NAA है? आपको बताना है एक सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन सा है। देखिए सिंथेटिक ऑक्सीजन के बारे में पूछा गया है, आपको कमेंट करना है। और ये दोस्तों आपका क्या होता है? NAA होता है, NAA होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है? हालांकि प्रश्न हमने कई बार कराया भी है और आपको बताना है कि पेनिसिलिन जो है आपका ये किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है। 40 नंबर बताना है। तो ये प्राप्त होता है आपका भैया कवक से प्राप्त होता है, कवक। प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप आपका अस्तित्व में आई थी? डॉली भेड़ जो है ना, ये टेक्नोलॉजी कौन सी हुई थी? तकनीकी जो थी आपकी क्लोनिंग की थी। कौन सी थी? क्लोनिंग थी। आपका ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर होगा। कौन सा भैया कंडीशनल अमीनो एसिड है? बताइए कौन सा आपका कंडीशनल अमीनो एसिड है? कंडीशनल अमीनो एसिड पूछा गया है 42 नंबर में। तो ये आपका हो जाएगा आर्जिनिन। क्या है? आर्जिनिन आपका क्या है? कंडीशनल अमीनो एसिड है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में बताइएगा, इनमें से बताइएगा कौन सा कथन आपका सही है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में बताना है कौन सा कथन आपका सही है 43 नंबर में। तो देखो ये लिखा है ना, द्रव अवस्था जो है गैसीय अवस्था में बदल जाता है। यही हमारा क्या है? यही हमारा वाष्पीकरण के बारे में बिल्कुल सही है। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को किस नाम से जाना जाता है? अंगूर की खेती को करने या संवर्धन को किस नाम जानते हैं? 44 नंबर बताना है। अंगूर खेती को हम जानते हैं क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। याद रखिएगा विकल्प आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। हाँ, जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर था आपका। हाँ बिल्कुल देखिए राइट आंसर आपका था। अगला प्रश्न बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा शब्द जो है रेशम के कीड़े वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है? रेशम के कीड़े और वाणिज्यिक के बारे में पूछ रहा है और आपको बताना यहाँ पे आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। और हमारे भी देखिए यहाँ पर जवाब आ चुका है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका है। 45 नंबर का जवाब कह रहे हैं सेरिकल्चर। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है ना, सेरिकल्चर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सेरिकल्चर जिनका भी जवाब आया है ना बिल्कुल सही जवाब है। सेरिकल्चर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से बताइए जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? अच्छी तरीके से आपका जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। यहाँ पर बताइएगा आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा और कमेंट आ चुका है। हाँ यहाँ पर 46 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बैक्टीरिया में भैया जो आपका है ना न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बाकी सब में पाया जाता है। एक पौधे की पत्ती में बताइए किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? आंसर आपका पैरेनकाइमा हो जाएगा। पैरेनकाइमा यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल जलाया जाए तो बताइए कौन सा तत्व आपका बचेगा? क्लोरोफिल अगर जलाया जाता है तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? 48 नंबर बताइएगा। 48 नंबर कह रहे हैं मैग्नीशियम बचता है। क्या बचता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला बताइएगा, किसे हमारे शरीर के मूल खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक के नाम जानते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से किसे जानते हैं? 49 नंबर में तो आपका प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी क्या करता है? एक ढांचा देता है, बॉडी को बिल्ड करता है, प्रोटीन की वजह से होता है ऐसा। अगला बताइएगा, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में क्या खाना चाहिए? अच्छा पर्याप्त मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए ना, अगर कार्बोहाइड्रेट चाहिए पर्याप्त मात्रा में तो क्या खाना चाहिए? चावल। चावल में सब ज्यादा आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न बताइएगा, दो या दो से अधिक लोकाय के अलीलों के बीच अंतःक्रिया को किस प्रकार जाना जाता है? आपको देखिए यहाँ पर बताना है, दो या दो से अधिक लोकाय के एलीलों के बीच जो अंतःक्रिया होती है ना उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एपिस्टासिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिस्टासिस कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हंसिया कोशिका रक्ताल्पता
किसके कारण होता है, जिसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहां पर देखिए कमेंट करना है, राइट आंसर यहां पर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए आपका जो हंसिया कोशिका रक्ताल्पता लिखा है, ये आपका फार्मिक अम्ल की कमी कारण होता है। कौन से अम्ल की कमी कारण होता है? फार्मिक अम्ल की कमी कारण से होता है। कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? देखिए ये एक ऐसा रोग है जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में क्या होता है, बहुत कम होता है। उसको बोलते हैं वर्णांधता, जिसे आप कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये सबसे कम होता है महिलाओं में पुरुषों के कंपेयर में। आगे बढ़ेंगे। क्रोमोजोम क्रोमोजोम टर्नर सिंड्रोम यहाँ लिखा है ना, क्रोमोजोम टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं। 54 नंबर बताइएगा क्या होगा। 54 नंबर हमने पूछा है, आपको बताना है। क्रोमोजोम जो है ना टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं, आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर भैया 45 क्रोमोजोम जो है प्रभावित होते हैं। एक ही पेयर तो आपका होता है, 46 होते हैं ना टोटल। हाँ ये अलैंगिक होते हैं आपके क्रोमोजोम्स, लैंगिक आपका एक ही पेयर होता है। 45 आपके क्या होते हैं, क्रोमोजोम टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं। आगे बढ़ेंगे। कुछ जानवर बच्चों को, यहाँ पर लिखा है कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में बच्चों का रूप ले लेते हैं। बच्चों के रूप में जन्म देने वाले जो जानवरों को किस नाम से जानते हैं? बच्चों के रूप में जन्म देने वाले जो जानवर है ना, जो बच्चे के रूप में ही जन्म देते हैं, अंडा नहीं देते, सीधे बच्चे के रूप में, उन जानवरों को हम क्या कहते हैं? उन जानवरों को हम कहते हैं जरायुज। कौन सा कहते हैं? जरायुज जानवर होता है ना, वायु विप्रस, सीधे आपका क्या करता है, बच्चे के रूप में ही जन्म देता है। बताइए कौन सा जो गुण है आपका स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? स्तनधारियों की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। यहां पर 56 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा? स्तनधारियों की विशेषता नहीं है। इसमें लिखा है इनमें त्रिकक्षी हृदय पाया जाता है, ये वाली विशेषता नहीं है, बाकी सब है। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ जिनका भी जवाब आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में आपको बताना है। लिखा हुआ है कि विकल्पों में वर्ग इंसेक्टा के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करिए। वर्ग इंसेक्टा के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करना है, आपको बताना है राइट आंसर यहां पर क्या होगा। चलिए कमेंट करिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। 57 नंबर कह रहे हैं सर इनके प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होते हैं, ये गलत है। शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होते हैं गलत था, बाकी सब सही है। कथन गलत पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही था। आगे बढ़ेंगे। कौन सा एक आपका कूटपाद है जिसे अमीबा अपने भोजन को निगलता है? एक कूटपाद यानी फाल से फीट है जिसे अमीबा अपने भोजन को निगलता है, आपको बताना है यहाँ पे आंसर क्या होगा। यहाँ पे बताइए आंसर क्या होगा। और यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। कौन सा है भैया? स्यूडोपोडिया। क्या है? स्यूडोपोडिया। आगे बढ़ते हैं। चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का जो उपयोग है ना करने के लिए किस नाम से जाना जाता है? चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का जो उपयोग है, उपयोग करने के लिए किस नाम जानते हैं? तो उसे हम कहते हैं दोस्तों कीमोथेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी कहते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला बताइए इनमें भैया कौन उड़ सकता है? देखिए उड़ने वाला, देखिए आपको बताना है कौन सा पक्षी है जो उड़ सकता है। तो आप कहेंगे सर हार्नबिल जो पक्षी है ना उड़ सकता है, पहला ही विकल्प आपका हो जाएगा। कौन सा जीवित पक्षी जो है विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? सबसे छोटा अंडा कौन देता है? ये देता है आपका पी हमिंग बर्ड। कौन सा पक्षी है? पी हमिंग बर्ड जो है आपका सबसे छोटा अंडा आपका देता है। इस जानवर की छोटी आंत जो होती है लघु होती है, छोटी आंत जो होती है छोटी होती है, लघु होती है। तो आप कहेंगे यहां पर आंसर लगा दीजिए शेर। शेर की क्या होती है? छोटी आंत क्या होती है? लघु होती है। हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा जो है कहाँ होता है? हमारे शरीर का जो है कुल पोषक तत्व जो आपका है, और इसमें लिखा है खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ पे होता है? 63। तो ये होता है आपका छोटी आंत में होता है। विकल्प आपका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका है। टाइलिन एक एंजाइम, टाइलिन जो एंजाइम है ना इसका संबंध बताइए। टाइलिन एंजाइम का जो संबंध है ना ये किससे होता है? लार से होता है, लार। विकल्प आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। सीकम पाचन के काम आता है, बताइए। सीकम पाचन के काम आता है ना, आंसर क्या होगा?
सीकम पाचन के काम आता है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सेलुलोज। क्या होगा? सेलुलोज होगा, ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा अंग वसा को तोड़कर, कौन सा अंग जो है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो आंसर आपका यहाँ पर यकृत हो जाएगा। क्या होगा? यकृत यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मनुष्यों में बताइएगा अग्र चवर्णक दांतों का जो है ना, मनुष्यों में अग्र चवर्णक दांतों का चवर्णक दांतों के साथ अनुपात कितना होता है? देखिए, अग्र चवर्णक दांत होते हैं और आपका चवर्णक दांत होते हैं, इनके भी जो अनुपात होता है याद रखिएगा 2:3 होता है। कितना अनुपात होता है? याद रहेगा सभी को। हाँ, देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। हाँ, मनुष्यों में अग्र चवर्णक दांतों का चवर्णक दांतों के साथ जो अनुपात होता है कितना होता है? हाँ बिल्कुल, देखिए बात बिल्कुल सही है, 2:3 होता है। कितना होता है? 2:3 होता है, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा। रेशियो जरूर याद कर लीजिएगा, है ना, रेशियो जो है आपको जरूर याद कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखा हुआ है कौन सा विकल्प जो है आपका दिया गया है ना, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, 68 नंबर बताइएगा। तो ये आपका जिगर हो जाएगा भैया। जिगर क्या है? आपका सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। अगला प्रश्न आपसे, किस अंग के भीतर आपका पित्ताशय स्थित है? कौन से अंग के भीतर आपका पित्ताशय होता है? तो पित्ताशय कहाँ होता है? यह आपका वृक्क में होता है, वृक्क यानी किडनी में। आगे बढ़ेंगे। कौन सा अंग भैया पित्त रस का स्राव करता है? पित्त रस का स्राव यकृत करता है, लीवर जिसे आप कहते हैं, लीवर यानी यकृत। हीमोग्लोबिन जो है आपका लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन होता है, और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन होता है, जो किसका वहन करता है? ये वहन करता है भैया ऑक्सीजन करता है, याद रखिएगा ऑक्सीजन करता है। एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की जो सामान्य संख्या होती है ना, वो कितने मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है? तो याद रखिएगा ये आपकी होती है 4.6 से लेकर 6.2 के बीच होती है। विकल्प आपका सी नंबर सही है। मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है? आपको बताना है। मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा बायां निलय होता है। कौन सा होता है? बायां निलय होता है। विकल्प आपका बी नंबर सही है। उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर होने की स्थिति में प्री डायबिटीज माना जाता है। उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर होने की स्थिति में जो प्री डायबिटीज माना जाता है, वो आपका अगर 100 से 125 है तो क्या माना जाता है? प्री डायबिटीज। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या लिखा है 1000 प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है। कितनी होती है? 1000 प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है। पूछा गया है 75 नंबर में। तो 4.5 से भैया 10, 4.5 से लेकर 10 तक होता है। रक्त स्कंदन बताइए, रक्त स्कंदन जो विकार है किसकी कमी कारण होता है? रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी कारण होता है? 76 नंबर बताइएगा। तो ये आपका जो होता है रक्त स्कंदन विकार जो होता है, ये आपका फिलोक्यूनोन की कमी कारण होता है। फिलोक्यूनोन। विकल्प आपका क्या है? बी नंबर आपका राइट आंसर आपका है। मनुष्यों के प्रति अंग में, मनुष्यों के प्रति अंग में परिषद यानी लिखा है कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है। कहाँ पे विद्यमान होती है आपको बताना है। ये जो आपकी विद्यमान होती है ना, ये आपके हृदय में होती है। कहाँ पे होती है? हृदय में होती है। विकल्प आपका सी नंबर है। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, तो आप कहेंगे रक्त में लौह पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, मैग्नीशियम, लेकिन क्रोमियम थोड़ा पाया जाता है। क्रोमियम आपका रक्त में नहीं पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से बताइए कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो ये आपका हो जाएगा मेहुला। मेहुला आम्ललांगेटा होता है। मेहुला आम्ललांगेटा करके लिखा है ना, हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। विकल्प आपका ए नंबर है। मनुष्यों के उस अंग भाग की पहचान करिए जो श्वसन प्रकार से संबंधित, आपका श्वसन प्रक्रिया संबंधित नहीं है। उस अंग भाग की पहचान करिए जो श्वसन प्रक्रिया संबंधित नहीं है। 80 नंबर बताना है। तो यहां पर आपका विकल्प देखिए बी नंबर क्या लिखा है? केशिकात्मक लिखा हुआ है ना, यही वाला आपका जो है श्वसन प्रक्रिया संबंधित नहीं है, बाकी सब आपके हैं। यहां पर पूछा गया कि उच्छादन लिखा है ना, उच्छादन यानी अनावरण कहते हैं। अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने गुण को क्या कहते हैं?
आपसे पूछा गया है कि उच्छादन यानी पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने का जो गुण है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रस्वेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्वेदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां पाई जाती हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम दोस्तों क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? आपको बताना है। हाँ, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम दोस्तों क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है नेफ्रॉन। अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? ये होती है आपकी मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान आपका होता है। मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होता है अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है किडनी अर्थात गुर्दा, किडनी को गुर्दा कहते हैं ना, इसमें बोला गया रक्त जो है निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है? किस माध्यम से प्रवेश करता है? तो ये आपका होता है वृक्क धमनी के माध्यम से प्रवेश करता है। जो वृक्क धमनी होती है उसी के माध्यम से प्रवेश करता है। विकल्प आपका ए नंबर सही है। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क के आवेगों का आदान प्रदान करता है? कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क के आवेगों का आदान प्रदान करता है? 85 नंबर बताइएगा। तो यहां पर आंसर क्या होगा? मेरुदंड हो जाएगा। विकल्प आपका बी नंबर सही है। मनुष्य में कितने जोड़ी आपके स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? आपको बताना है कितने जोड़ी भैया स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है? तो ये आपकी होती है भैया 31 जोड़ी होती है। याद रखिएगा 31 जोड़ी होती है। 31 जोड़ी मतलब आपके 62। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा गया 87 नंबर में। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? उसका नाम याद रखिएगा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो आपकी अवटु ग्रंथि है। विकल्प आपका बी नंबर सही है। बताइए इनमें से कौन सा हार्मोन जो है आपका शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचन को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके? बताइए कौन सा हार्मोन है जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपाचन को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके? 88 का आंसर आपका हो जाएगा। ये आपका है थायरॉक्सिन। क्या है? थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि के सामान्य, आपको बताना है कि थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में कौन सा आवश्यक है? थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आपको बताना निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है? 89 नंबर बताइएगा। तो 89 नंबर का आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर आयोडीन हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए कौन से पोषक तत्वों का आवश्यक होता है? आयोडीन। आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग आपका हो जाता है। किस हार्मोन का उपयोग जो है आपका तृणनाशक के रूप में किया जाता है? कौन से हार्मोन का उपयोग भैया तृणनाशक के रूप में करते हैं? तो ये आपका है 2,4-D। क्या है? 2,4-D है आपका हार्मोन। इंसुलिन हमारे शरीर में, हार्मोन जो इंसुलिन है हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? हार्मोन इंसुलिन जो है हमारे शरीर में आपका अग्न्याशय के द्वारा आपका क्या होता है? निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बताइए कौन सा स्त्रीलिंग आपका हार्मोन है? देखिए हार्मोन की हम बात कर रहे हैं ना, स्त्रीलिंग की हम बात कर रहे हैं, तो स्त्रीलिंग हार्मोन यहाँ पे कौन सा है? आपका पहला ऑप्शन क्या है? एस्ट्रोजन लिखा है ना, यही आपका क्या है? ये आपका स्त्रीलिंग आपका हार्मोन्स होता है। कौन सा हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि स्रावित नहीं होता है? कौन सा हार्मोन जो है आपका पीयूष ग्रंथि स्रावित नहीं होता है? तो ये आपको याद रखना है सेक्रेटिन। क्या है? सेक्रेटिन। सेक्रेटिन जो आपका हार्मोन्स होता है ये पीयूष ग्रंथि स्रावित नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है भ्रूण के किस चरण में, भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है? भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है? तो ये कौन चरण है आपका जिससे हम शरीर के सभी अंगों की पहचान कर लेते हैं? ये आपका फीटस होता है। ये फीटस एक चरण होता है भ्रूण का ही, मतलब भ्रूण का ही चरण है आपका एक फीटस। उसमें क्या करते हैं हम शरीर के सभी अंगों की पहचान कर लेते हैं। कौन सा मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन सा मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? 95 नंबर बताना है। तो 95 का आंसर आपका हो जाएगा डिंब वाहिनी नली जो आपका है ना, ये पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा। फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना क्या कहलाता है? फैलोपियन ट्यूब को काटना और जो बांधना है ना उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। विकल्प आपका ए सही है। अगला प्रश्न बताइएगा कौन सा भैया विकल्प जो है ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत है? कौन सा विकल्प आपका ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत है? आपको बताना है।
ऑक्जेलिक एसिड आपका टमाटर में होता है, टार्टेरिक एसिड आपका किस में होता है, टार्टेरिक 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 एसिड किस में होता है, इमली में होता है। आंवला में तो आप जानते ही हैं, है ना। ये आपका क्या होता है, इसमें एसिटिक एसिड होता है सिरका में। आंवला वगैरह में विटामिन सी आपका देखे होंगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं। टमाटर होगा भैया, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। बताइए किस एसिड से, लिखा निम्नलिखित में से किस एसिड से प्राप्त होता है, विकल्प के जरिए हमारे शरीर को एमिनो एसिड प्राप्त होता है। बताइए एमिनो एसिड कहाँ से प्राप्त होता है, 98 आपको बताना है। और ये प्राप्त होता है भैया आपका प्रोटीन से। क्या है, प्रोटीन, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प आपका माइक्रो न्यूट्रेंट है, माइक्रो न्यूट्रेंट बताइए कौन सा विकल्प है आपका। तो ये आपका हो जाएगा भैया जिंक। जिंक कैसा है आपका, माइक्रो न्यूट्रेंट है आपका। खाना बनाते समय बताइए कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप की वजह से आसानी से नष्ट हो जाता है, कई बार बता चुके हैं। विटामिन सी जो है, आप जब खाना बनाते हैं पकाते हैं ना, तो विटामिन सी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। हाँ विटामिन सी है, याद रखिएगा। किस खाद्य पदार्थ में, किस खाद्य पदार्थ में भैया उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है, किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है। ये आपका दोस्तों किस में होता है, घी में होता है। किस में होता है, घी में होता है। विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है। हमारे भोजन आहार का जो प्रोटीन घटक है ना, किसके लिए आपका यहाँ पर मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर वृद्धि और मरम्मत के लिए। किसके लिए है, वृद्धि और मरम्मत के लिए। हमने आपको बताया था प्रोटीन हमारी बॉडी को क्या करता है, बिल्ड करता है। मरम्मत, वृद्धि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या था, सी नंबर आपका सही था। तो चलिए इस तरीके से लगभग आपके जो प्रश्न थे, हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो हमको इंपॉर्टेंट दिखे, जो आपके एग्जाम के